मेरे बचपन की दोस्त चाओ एनरो ने मेरे लिए एक जिंदा बैम्बू वाइपर निगल ली। मैंने उसे रोका तो नहीं, बल्कि उसे सब कुछ निगलने के लिए और उकसाया। ये सब देखकर आसपास के लोगों को लगा कि हम दोनों पागल हो गए हैं। तभी अचानक दुनिया में ग्रेट म्यूटेशन ने दस्तक दी। हर जीवित प्राणी पर इसका असर हुआ और सबका एवोल्यूशन शुरू हो गया। इस एवोल्यूशन की ताकत इस बात पर निर्भर थी कि म्यूटेशन से ठीक पहले आपने आखिरी चीज क्या खाई थी। किसी ने चींटी खाई और वो एंट मैन बन गया, जो अपने वजन से 1000 गुना ज्यादा भार उठा सकता था। वो फेरोमोन्स छोड़कर आसपास के सभी कीड़ों को कंट्रोल भी कर सकता था। किसी ने इलेक्ट्रिक ईल खाई और वो लाइटनिंग मैन बन गया, जो 600 वोल्ट से ज्यादा का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा कर सकता था। वो दूर से बिजली छोड़कर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बेकार कर सकता था। जहां तक मेरी बात है, अपनी पिछली जिंदगी में मैंने आखिरी चीज एक लैम्प बन खाया था, इसलिए मुझ में वुल का टैलेंट जागा। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए ऊन बनाने के अलावा ये पावर पूरी तरह बेकार थी। जैसे जैसे म्यूटेशन से पैदा हुए मॉन्स्टर्स ताकतवर होते गए, मैं एक लाचार भेड़ की तरह बन गया, जो बस कटने के लिए तैयार था। च्यवानु, जो हमारे कैंपस की क्वीन थी और मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, उसने म्यूटेशन से ठीक पहले एक आइसक्रीम खाई थी। इस वजह से उसमें एक शक्तिशाली आइस टैलेंट जागा, जो खुद की हिफाजत के लिए काफ़ी था। वो इस तबाही भरी दुनिया में अकेले भी बच सकती थी, लेकिन फिर भी उसने हर हाल में मेरा साथ दिया। यहाँ तक कि मुझ जैसे नागरा इंसान को बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी, और हम दोनों को एक जंगली दरिंदे ने जिंदा चबा लिया। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने एक ऐसा महाशक्तिशाली प्राणी देखा था, जिसके पास पांगू जैसी ताकत थी। वो अपनी एक बाइट से पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था। और वो महान प्राणी कोई और नहीं, बल्कि एक एंटीक डीलर का पालतू कुत्ता था, जो मुटेट हो गया था। किस्मत से मुझे उसके मालिक से पता चला था कि उसे बचाते हुए उस कुत्ते ने माउंट बुजो की ड्रैगन वेन का एक जेड स्टोन गलती से निगल लिया था। इसी वजह से वो पूरी दुनिया को हिला देने वाली ताकत का मालिक बना। इसीलिए दोबारा जन्म लेते ही मैंने सबसे पहले शहर के दक्षिण में उस एंटीक डीलर को ढूंढा। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, ताकि मैं आखिरकार माउंट बुजो की ड्रैगन वेन वाला वो जेड स्टोन खरीद सकूं। अब जहां तक बात है कि मैंने चाओ को उसकी पालतू बैम्बू वाइपर निगलने पर मजबूर क्यों किया, तो वो इसलिए क्योंकि पिछली जिंदगी में वो सांप जिब्यान के प्रभाव से जन्मा एक फ्यूजन क्रीचर था। अगर वो एंटीक शॉप वाले चंगन के लोगों से नहीं हारता, तो वो पक्का एक 5 क्लॉड डिवाइन ड्रैगन में तब्दील हो जाता। मैंने उसे वो सांप जिंदा निगलने को इसलिए कहा, क्योंकि पिछली जिंदगी के इंसानी तजुर्बों से पता चला था कि जिंदा निगलने से मिलने वाले टैलेंट्स कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर मेरी ड्रैगन वेन वाली जेड स्टोन इंसानी जिस्म के लिए अनुकूल होती, तो मैं इसे आज ही शाओ के साथ जरूर बांटता। यह सेकंड रैंक का फ्यूजन क्रीचर भी उस आइस टैलेंट से कई गुना बेहतर है, जो पिछली जिंदगी में उसे मिला था। मेरी इज्जत देखकर शाओ के चेहरे पर अजीब कशमकश थी। एक तरफ वो लड़का था जिसे वो बरसों से चाहती थी, और दूसरी तरफ उसका प्यारा पालतू जानवर। उसका दिल बुरी तरह टूट रहा था। लेकिन मेरी आंखों में पक्का इरादा देखकर च्यावान ने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने मन ही मन कहा, मुझे माफ करना शॉ किंग, लेकिन शेंजी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चाओ एंड्रो ने उस नन्ही बैम्बू वाइपर को पकड़ा, उसका सिर दबाया, और पूरी क्लास के सामने उसे किसी नूडल्स की तरह एक बार में गटक गई। ये नज़ारा देखकर बाकी स्टूडेंट सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लोग कहने लगे, ये पागल हो गए हैं। दोनों के दोनों पूरी तरह पागल हैं। शेनजी तो ठीक था, पर स्कूल की ब्यूटी क्वीन शावानो भी इसके पागलपन में शामिल हो गई। जब शाओ पानी की मशीन की तरफ भागी और पागलों की तरह कई गिलास पानी पीकर दीवार के सहारे उबकाई लेने लगी, तब जाकर क्लास के बाकी बच्चों के होश ठिकाने आए। मैं उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उस पल चाओ एनरो का देवी जैसा खूबसूरत चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ चुका था। दर्द और पसीने की वजह से उसके काले बाल उसकी कनपटी पर चिपके हुए थे, जिससे वो बहुत ही कमजोर और नाजुक लगे थे। चंजी, मैंने कर दिखाया, चा ने दर्द में कराहते हुए कहा, और उसके होठों के कोने से ताज़ा खून की एक धार निकल गई। क्लास में गाओ जुनाओ, जो अरसे से चाव के पीछे पड़ा था लेकिन हमेशा रिजेक्ट होता था, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सालों की ट्रेनिंग से बनाई अपनी मस्कुलर बॉडी के साथ वो मेरी तरफ लपका, मरने के लिए तैयार हो जा। तुझे पता था वो तुझसे प्यार करती है, फिर भी तूने उसे इस हालत में पहुंचाया। उसकी दहाड़ बिजली की कड़क की तरह पूरी क्लास में गूंजी, जिससे सब सहम गए। लेकिन मैंने गाओ जुआओं की तरफ मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैं बस अपनी बाहों में सुध बुध खोती चाव को थामे रहा। मैंने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर टाइम देखा, 3, 2, 1। जैसे ही ठीक 10 बजे बाहर से एक प्रचंड ऊर्जा वाली रोशनी चमकी। वो चमक इतनी तेज थी कि आंखें खोलना नामुमकिन था। वो मंजर बस एक पल के लिए था और फिर गायब हो गया। गौजुनाव, जो मेरी तरफ भाग रहा था, उस तेज रोशनी से अंधा होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उस तेज रोशनी के फौरन बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरे सोलर सिस्टम में एक भयानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म आने वाला था। एंशन भी इससे नहीं बचने वाला था।
इस तूफान के असर से सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह कबाड़ होने वाले थे। अब इंसानियत के गर्व कहे जाने वाले मिसाइल्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नामुमकिन था। वो अब बस खुद इंसानों द्वारा लगाए गए टाइम बम बनकर रह गए थे। इस बीच सबने हैरानी से खिड़की के बाहर देखा, पर ज्यादातर लोगों ने इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया। बस कुछ ही लोगों ने ऑनलाइन कुछ ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें पता चला कि फोन में नेटवर्क गायब हो चुका है। ये क्या हुआ? वो रोशनी क्या थी? मेरे फोन में इंटरनेट नहीं चल रहा। मेरा भी नहीं। क्या कोई टावर फट गया है? गौजुना जमीन से उठा और पागलों की तरह दोबारा मेरी तरफ झपटा। उसकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। शिनजी, आज मैं तुझे एंड्रू के साथ किए गए सुलूक की सजा दूंगा। वो 190 सेंटीमीटर लंबा और मस्कुलर नौजवान मौत बनकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। उस पल पूरी क्लास मेरी सलामती की दुआ कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसका भारी मुक्का मेरी तरफ बढ़ा, अचानक चमकता हुआ आसमान कुछ ही पलों में काला पड़ गया। आसमान से एक खून जैसी लाल रोशनी उतरी। सोलर स्टॉर्म ने मैग्नेटिक फील्ड को तहस नहस कर दिया था, जिससे आसमान का रंग पलक झपकते ही बदल गया। इसी बीच मेरी बाहों में मौजूद चावानों की एक ऐसी चीख निकली जो रूह कपा दे। सबकी नजरें उसकी तरफ गईं। उन्होंने देखा कि वो बैम्बू वाइपर निगलने वाली शानू अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका म्यूटेशन मुकम्मल हो चुका था। उसके सिर पर ड्रैगन हॉर्न्स निकल आए थे, जिनमें से चांदी जैसी बिजली की चिंगारियां फूट रही थीं। उसके गालों पर नीले हरे रंग के स्केल्स आ गए थे, जिसने उसकी खूबसूरती को किसी जादुई और सम्मोहक रूप में बदल दिया था। उसकी रीढ़ की हड्डी से लेकर कंधों तक एक छोटा सा जियालोंग धुंध में लिपटा हुआ नजर आ रहा था, जिससे नीले हरे रंग की बिजली की लहरें लगातार निकल रही थीं। उसकी ड्रेस अब एक स्केल्स वाले आर्मर में बदल गई थी, जो उसी रंग में चमक रहा था। वो आर्मर उसके बदन पर पूरी तरह फिट था, और उसके पीछे एक ड्रैगन टेल धीरे धीरे लहरा रही थी। वो किसी टीवी सीरियल की सेंट बीस्ट लग रही थी। तभी च्याओ के दिमाग में नई इंफॉर्मेशन फ्लैश हुई। च्याओ, रैंक एक अर्थ डिवाइन सोल्जर, आर्मर जेड स्पिरिट सोल आर्मर, स्पिरिट पोजेशन जेड मून स्पिरिचुअल गो, टैलेंट जेड हेवन डिवाइन लाइटनिंग, हेवनली मास्टरी जेड हेवन डिवाइन लाइटनिंग। यूजर किसी भी स्पेक्टर या इविल टाइप के जीव पर शक्तिशाली बिजली गिरा सकता है। हेवनली मास्टरी, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यूजर बादलों और धुंध की सवारी कर सकता है। अब चाओ का दिमाग बहुत तेज काम कर रहा था, और वो समझ गई कि मैंने उसे वो सांप क्यों निगलने को कहा था। ये सब उसकी भलाई के लिए था। वो जो पहले से ही मुझ पर जान छिड़कती थी, अब वो किसी को भी मुझ पर हमला करते हुए नहीं देख सकती थी। वो मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई, और एक हल्के से इशारे से उसने गाओ जुनाव के उस भारी मुक्के को हवा में ही रोक दिया। न सिर्फ उसका हमला नाकाम रहा, बल्कि जैसे ही वो चाओ की हथेली से टकराया, उसके हाथों के स्केल्स और बिक्सिया और डिवाइन लाइटनिंग की बिजली ने उसके हाथ को बुरी तरह झुलसा दिया। गाओ जुनाव दर्द के मारे पागलों की तरह चिल्ला उठा। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह काला पड़ चुका था, और उसमें से हरा धुआं निकल रहा था। धीरे धीरे शाओ के चेहरे के स्केल्स और सिर के सींग गायब होने लगे, और वो वापस अपने नॉर्मल रूप में आ गई। वो खुद अपनी इस नई ताकत से हैरान और डरी हुई थी। वो जल्दी से मेरे पास वापस आ गई। हालांकि मैं बाहर से बिल्कुल नहीं बदला था, लेकिन शाओ महसूस कर सकती थी कि मेरे सामने आते ही उसका पूरा शरीर कांप रहा है। ये एक कमजोर जीव की अपने प्रेडेटर को देखकर होने वाली स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। एक पुराना डर जो उसके जीन्स में समा गया था। उसे अंदाजा हो गया था कि मैं अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। चियावानो नहीं जानती थी कि ये सब क्या है, लेकिन इस खौफ और पूरी तरह समर्पित हो जाने की चाहत ने मेरे लिए उसके प्यार को और भी गहरा कर दिया। ठीक उसी पल खिड़की तोड़कर एक चमकती हुई परछाई अंदर आई। जैसे ही रोशनी कम हुई, क्लास में एक बहुत बड़ा और डरावना जीव खड़ा था, जिसके शरीर के आर पार हड्डियां निकली हुई थीं। वो पंखों वाला एक मछली जैसा मॉन्स्टर था। उसे देखते ही बाकी स्टूडेंट्स दहशत के मारे जमीन पर गिर पड़े। उस फिश मॉन्स्टर ने अपनी खूंखार आंखों से पूरी क्लास को देखा, और फिर छात्रों के एक ग्रुप पर टूट पड़ा। उसने जिन्हें भी अपने जबड़ों में दबोचा, उन्हें पल भर में दो टुकड़ों में चीर दिया। क्लास में खून की नदियां बहने लगीं, और देखते देखते वो जगह एक बूचड़ खाने में बदल गई। मंजर बिल्कुल नर्क जैसा खौफनाक था। क्लास मॉनिटर जानिया बुद्ध बनी ये सब देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या और कैसे हो गया। रोशनी की उन दो चमक के बाद पूरी दुनिया तहस नहस क्यों हो गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उन लाइट स्पार्क्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स में एक अजीब सी ताकत छिपी थी। उनके मिलाप ने म्यूटेशंस को जन्म दिया। सिर्फ वो लोग जिनका मन मजबूत था, जो उस परलौकिक शक्ति को झेलकर होश में रह सके, वो अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा के अवशेषों के हिसाब से अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटीज को जगा पाए, जिन्हें अवेकेंट कहा जाता है। गौजुना साफ तौर पर उन लोगों में से था जिसका मन मजबूत नहीं था। जब वो बदहवास था, वो उस अजीब ताकत के असर को रोक नहीं पाया। एक हिंसक और विचित्र ऊर्जा उसके शरीर के रोम रोम में तेजी से समा गई। उसकी खाल फाड़कर खून से सने रेंगते हुए नसों के गुच्छे बाहर निकलने लगे।
महज 2-3 सेकंड में गाओ जुनाओ एक खूंखार शिकारी पक्षी जैसी चीज में बदल गया, जिसके पंजे किसी बाज की तरह लंबे और नुकीले थे। एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ वो रूपांतरित गाओ जुनाओ पागलों की तरह अपने सामने खड़ी एक स्टूडेंट पर झपटा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पीछे सिर्फ उसके आफ्टर इंजर्स ही दिखाई दे रहे थे। एक ही पल में उसने बेरहमी से अपने पंजे उस लड़की के शरीर के आर पार कर दिए। मैं उस पक्षी जैसे मॉन्स्टर को देख रहा था जिसमें गाओ जुनाओ बदल चुका था। मेरी पुतियां सिकुड़ गईं। ये एक ब्लड मून डीमन बर्ड है। भले ही ये सिर्फ फर्स्ट रैंक का मॉन्स्टर है, लेकिन इसकी रफ्तार बिजली जैसी तेज है। इसकी तलवार जैसे नुकीले पंजे और ये खौफनाक रफ्तार इसे मौत का पैगाम बना देती है। ट्रांसफॉर्मेशन के पहले स्टेज पर खड़ा कोई भी आम इंसान अगर इससे टकरा जाए तो उसे अपना इनेट गिफ्ट इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिलेगा और वो पल भर में मारा जाएगा। जब तक कोई बहुत बड़ा जीनियस न हो जो पल भर में हालात समझकर अपनी ताकत के दम पर बच निकले, तब तक बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे दिमाग में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था और मैं सतर्क होकर उस ब्लड मून डीमन बर्ड को देख रहा था। मैं अपने अंदर छिपी डिवाइन पावर को जगाने की कोशिश कर रहा था और तभी मेरे तालीज़ की जानकारी मेरे दिमाग में कौंध गई। नाम शेंजी, लेवल फर्स्ट ऑर्डर, डिवाइन वेपन निताई, अनलॉक टैलेंट निताई, बैटल आर्मर, आर्मर लेवल 4, Primordial Chaos Nitai, Origin Talent, Creation of Heaven and Earth, Separation of Pure and Impure, Primordial Chaos Body, Creation of Heaven and Earth। पैंगो लिनेज के पास स्वर्ग और पृथ्वी को रचने की शक्ति है। सर आसमान को थामे हुए और पैर मजबूती से जमीन में गड़े हुए। दुनिया की कोई भी तबाही उन्हें डिगा नहीं सकती। ये शुद्ध को अशुद्ध से अलग करती है। क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ के जरिए पैंगो लिनेज हर तरह के भ्रम यानी इल्यूजन्स को आसानी से तोड़ सकती है। क्रिएटर गॉड पंगू के वंशज होने के नाते प्राइमोडियल केओस बॉडी अपनी लिनेज के प्रभाव मात्र से ही दुनिया के ज्यादातर जीवों पर हावी हो सकती है। इस ताकतवर टैलेंट की डिस्क्रिप्शन पढ़कर मेरा मन आत्मविश्वास से भर गया। एक ब्लड मून डीमन बर्ड, बेहतरीन। अब मैं तुम्हारी लाश का ही इस्तेमाल करूंगा। अचानक मेरे शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूटी। धातुओं के आपस में टकराने जैसी एक आवाज गूंजी और एक ब्लैक गोल्ड का हेलमेट मेरे चेहरे पर चढ़ गया। मेरे सर के पीछे सुनहरी लपटों जैसी पट्टियां लहराने लगीं। ड्रैगन स्केल्स जैसा दिखने वाला ब्लैक गोल्ड आर्मर मेरे शरीर के हर हिस्से पर जम गया, जिससे मेरी कद काठी और भी मजबूत और अपराजेय लगने लगी। मेरी पीठ पर धुंध से घिरे विशाल नीले पंख निकल आए, जिसने मुझे एक शक्तिशाली और न रुकने वाले डिवाइन जनरल का रूप दे दिया। कितनी अद्भुत शक्ति है! तुम्हारा निताई बैटल आर्मर अभी अभी समन हुआ है। मेरे बगल में खड़ी शाओ एनरू मुझे प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थी। ये क्रिएटर गॉड पंगू की लिनेज से मिलने वाला प्राकृतिक दबदबा है, एक ऐसी शक्ति जो हुकूमत भी करती है और सबको अपनी ओर खींचती भी है। वो फिश मॉन्स्टर्स जो मेरे साथियों पर हमला कर रहे थे अचानक ठहर गए। वो सब मुड़े और मुझे चीरने के लिए मेरी तरफ लपके। मजबूत शाओ एनरू बीच में आने ही वाली थी, पर मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। दूसरी तरफ चालाक ब्लड मून डीमन बर्ड ने मौके का फायदा उठाया। जब मैं उन फिश मॉन्स्टर्स के साथ उलझा हुआ था, उसने एक चीख मारी और पीछे से मुझ पर हमला करने के लिए झपटा। मैं तिरछा होकर पीछे हटा। साथ ही मैंने अपनी चाल बदली, धक्के को खिंचाव में बदला। अपने निताए बैटल आर्मर की भयानक ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैंने उस फिश मॉन्स्टर को किसी बेसबॉल बैट की तरह उठाया और पूरी ताकत से उस ब्लड मून डीमन बर्ड पर दे मारा जो मेरी तरफ झपट रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ उस फिश मॉन्स्टर का विशाल शरीर दीवार में जा धंसा। जहां तक उस ब्लड मून डीमन बर्ड की बात है, उसने अपनी फुर्ती दिखाई और कुचले जाने से ठीक पहले अपने पंख फड़फड़ाकर खुद को बचा लिया। फिर मैंने उस फिश मॉन्स्टर का काम तमाम किया और उसके शरीर के अंदर से एक दूधिया सफेद रंग का क्रिस्टल निकाला। मेरी पिछली जिंदगी में ट्रांसेंडेंस ऐसे क्रिस्टल को लिंगजिन कहते थे। महज एक लिंगजिन को ऑब्जॉर्ब करके एक ट्रांसेंडेंट के पास लेवल अप करने का मौका होता है। आगे बढ़ने का ये सबसे तेज और सबसे स्थिर तरीका है, लेकिन हर म्यूटेंट बीस्ट ऐसे क्रिस्टल पैदा करने की काबिलियत नहीं रखती। बहुत कम म्यूटेंट बीस्ट्स के शरीर से लो लेवल लिंगजिन मिलते हैं। हाई लेवल वाले तो बहुत ही दुर्लभ हैं। और सच्चाई तो ये है कि मॉन्स्टर के शरीर में लिंगजिन की क्वालिटी जितनी बेहतर होगी, वो शिकारी उतना ही खूंखार होगा। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। यहाँ जंगल का कानून चलता है, जहाँ ताकतवर को उससे भी बड़ा शिकारी मार गिराता है। मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आई और ये भी कि कैसे शाओनरो ने मौत के साये में भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। ये याद रखते हुए कि मैंने पैंगो लिनेज की शक्ति को पहले ही जगा लिया है, मैंने वो लिंगजिन उसे थमा दिया। इसे अपने माथे पर लगाओ और अपने दिमाग से इसे अब्जॉर्ब करो। रोशनी धीरे धीरे शांत हुई।
शाओ एनरो के हाथ से वो लिंगजिन गायब हो चुका था और वो पूरी तरह बदली हुई लग रही थी। उससे एक बेहद शुद्ध और दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। उसकी खाल पहले से ज्यादा साफ हो गई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसके काले बाल और भी गहरे और चमकदार हो गए और उसका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा शालीन हो गया। पर ये तो बस बाहरी बदलाव थे। उसके टैलेंट में हुआ सुधार कहीं ज्यादा गहरा था। वो अवेकेंड के सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी थी। इस वैश्विक तबाही की शुरुआत में सेकंड लेवल के अवेकेंड की ताकत किसी भी बड़े संकट का सामना करने के लिए काफी है। तभी कमरे के बाहर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लो। बाहर अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। मॉन्स्टर्स इकट्ठा होने लगे हैं। मुझे याद आया कि मेरी पिछली जिंदगी में ये स्कूल इसलिए तबाह हुआ था क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उनमें से बहुत से लोग मॉन्स्टर्स में बदल गए थे, जिससे पूरा स्कूल राक्षसों की फौज का अड्डा बन गया था। भले ही मैंने केतियन मेथड को जगा लिया है, पर हजारों खूंखार जीवों के सामने मैं भी लाचार हूँ। वहां बुद्ध बनकर खड़े मत रहो। जल्दी से टेबल्स और चेयर्स लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद करो। वो शाओ चेन थी। क्लासरूम के अंदर उसने शाओ को पहचान लिया था, जो मॉन्स्टर्स की फौज से जान बचाकर भाग रही थी। वो उसकी रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त थी। उस वक्त बाहर खड़ी शाओ के शरीर का कोई भी हिस्सा सलामत नहीं था। उसकी वो दयनीय हालत देखकर शाओ चियान का दिल पसीज गया। पलक झपकते ही वो क्लास के दरवाजे तक पहुंच गई और रास्ता रोकने वाली टेबल को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी मैं बिजली की फुर्ती से उसके पास पहुंचा। मैंने उसे मजबूती से जकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि हम सब इसके साथ मरें? शिनजी, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी सहेली मरने वाली है। मैं उसे अपनी आंखों के सामने ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकती। तुम कर क्या रहे हो? इस तबाही के साथ इंसानी समाज का कानून कब का दफन हो चुका है। यहाँ एक छोटी सी गलती मौत को दावत दे सकती है, और उससे भी बुरा ये कि वो दूसरों की जान भी जोखिम में डालती है। हीरो बनने का शौक है? क्या तुम्हारे पास उतनी औकात है? खुद ताकतवर बनकर ही इंसान अपना खुद का हीरो बन सकता है। शिनजी, तुम इतने पत्थर दिल और बेरहम कैसे हो सकते हो? पत्थर दिल? बेरहम? बहुत अच्छे। अगर तुम्हें मैं इतना ही बेरहम लगता हूं तो जाओ और खुद को शहीद कर लो। ये कहते ही मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाज़ा खोला और एक ही झटके में शाओ चियन को बाहर धक्का दे दिया। फिर मैंने धीरे से दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। शिनजी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस घबरा गई थी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अंदर आने दो। कॉरिडोर में उन मॉन्स्टर्स ने रोती चिल्लाती शाओ चियन को देख लिया था। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और उनके चेहरों पर एक खूंखार चमक आ गई। फिर वे एक साथ उस पर टूट पड़े। इस बीच क्लासरूम में बाकी लोग डर के मारे पत्थर बन गए थे, कोनों में दुबके हुए। वे गलियारे में उन मॉन्स्टर्स के शोर को सुन रहे थे, जो अपने शिकार पर झपट रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक छोटी सी आवाज भी करे। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा था, मेरा चेहरा तनाव से खिंचा हुआ था। अगर कोई मॉन्स्टर ऑफ डिसेप्शन अंदर घुसने की कोशिश करता तो मैं आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार था। कम से कम मुझे शाओ एंड्रू को स्कूल से सुरक्षित बाहर निकालना ही था। जब उन मॉन्स्टर्स ने शाओ किंग किंग के शरीर को पूरी तरह चीर फाड़ कर खा लिया, तो बाहर गलियारे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैं दरवाजे की छोटी खिड़की के पास गया। कांच के पार मुझे साफ दिख रहा था कि जमीन पर सिर्फ खून का एक तालाब बचा था। वे सभी मॉन्स्टर्स अजीब तरह से वहीं जमीन पर घुटने टेके हुए थे। उनके शरीर थर थर कांप रहे थे, जैसे वे किसी चीज से बुरी तरह डर रहे हों। कायदे से तो शाओ किंग किंग को खत्म करने के बाद उन मॉन्स्टर्स को क्लास के अंदर मौजूद हम लोगों को अपना अगला निशान बनाना चाहिए था, न कि इस तरह बेजान खड़े रहना चाहिए था। आखिर चल क्या रहा है? शाओ एनरो ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए तेज आवाज में पूछा, सिस्टर चेन, बाहर क्या हो रहा है? अगर जरा सा भी खतरा होता तो वो मेरी हिफाजत के लिए सबसे पहले आगे आता। मैं पीछे मुड़ा और बाहर झांका, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता। शांत रहो, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि क्लास के बाहर कुछ अजीब पैरों की आहट सुनाई दी, जो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रही थी। हर बढ़ता कदम वहां मौजूद हर इंसान के दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। ये यह जाओशोलू की आवाज़ है, पर उसे तो आज गैर हाजिर होना था। वो यहाँ क्या कर रही है? वो वापस क्यों आई? और उसे बाहर उन मॉन्स्टर से डर नहीं लग रहा? कहीं वो भी गाओ जुनौ की तरह मॉन्स्टर में तो नहीं बदल गई? अगर वो किसी को ढूंढ रही है तो गाओ शाओली के पास जाए। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसे तो गाओ शाओली ही परेशान करती थी। हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। जाओ शाओलू के साथ रूम शेयर करने वाली लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगीं। उनके चेहरों पर खौफ था, जैसे उन्होंने उसके साथ कुछ बहुत संगीन किया हो। मैंने अपने हाथ में थामे पांगुफू को और मजबूती से पकड़ लिया। चाहे जाओ शाओलू यहाँ बदला लेने आई हो या किसी और इरादे से, अगर उसने मुझ पर या शाओ एनरू पर हमला करने की जरूरत की, तो मैं उसे खत्म करने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करूंगा। आह, आह, दरवाज़ा खोलो मेरे प्यारों। तुम्हें मेरे साथ खेलना बहुत पसंद था ना, है ना?
मैं तुम्हें देख सकती हूँ? जाशालू, मैं विनती करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दो? जब तुम मेरे साथ वो सब कर रही थी तब क्या तुमने सोचा था कि अंजाम यहाँ तक पहुँचेगा? और अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? यह आज का सबसे बेहतरीन मजाक है। जाशालू की नज़रें बर्फीली हो गईं। भारी दरवाज़ा अपने आप झटके से बंद हो गया। ये नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। उसने स्पाइडर को खा लिया है। उसकी शक्ति अपने चरम पर थी। गाँव शाओली को न जाने कहाँ से हिम्मत मिली। उसने जमीन से मेज का एक पैर उठाया और जाशाओलू की ओर लपकी। उसने पूरी ताकत से उसकी टांग पर वार किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने फौलाद पर प्रहार किया हो। उसे एक खरोच तक नहीं आई। उलट झटके की वजह से मेज का पैर उसके हाथ से छूटकर गिर गया। जाशालू ने गाओ शाओली के हमले को महसूस किया और उपहास में हंसी। उसने बिना छुए ही गाओ शाओली को हवा में उठा लिया। उसकी जबरदस्त ताइसिक पावर ने उसे कैद कर लिया था। वो कितना भी छटपटा ले, सब बेकार था। जल्द ही गाओ शाओली का दम घुटने लगा। जाओ शाओलू ने फिर अपनी नजरें मेरी और शाओ एनरू की तरफ घुमाई। दो वेकेंड। जाओ शाओलू की नज़रों में हम सिर्फ एक बेहतरीन शिकार थे। जाओ शाओलू, मुझे लगता है तुम पूरी तरह अपना अबक हो चुकी हो। मैंने पैंगो फू को और कस कर पकड़ा, किसी भी पल जंग के लिए तैयार। सच तो ये है कि मेरा उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मॉन्स्टर बनने से पहले जाओशोलू की जिंदगी बहुत दर्दनाक रही थी, लेकिन इस बार तुमने गलत लोगों पर हाथ डाला है। अपनी कीमती चीजों को नुकसान पहुंचता देख जाओशोलू पूरी तरह पागल हो गई। उसके मुंह से सफेद रेशम के धागे निकलने लगे। वे धागे किसी हरे रंग के चिपचिपे पदार्थ से सने हुए थे, जो एक तरह का कोरोसिव मड था। म्यूटेशन के बाद ये जाओशोलू का सबसे बड़ा हमला था। उसका खास स्पाइडर वेब। उन रेशमी धागों ने एक विशाल जाल बनाया जो सीधा मेरी ओर झपटा। मेरी आंखों में एक सुनहरी चमक कौंधी। मेरे शरीर के अंदर की एनर्जी पागलों की तरह दौड़ने लगी। इतनी तंग जगह में इतने बड़े हमले से बचना नामुमकिन था। तो यही सही मौका था अपने अवेकन टैलेंट को आजमाने का। तुरंत मेरे शरीर से सुनहरी रोशनी की किरणें फूटने लगी। एक सुनहरी आरा। पलक झपकते ही वे किरणें मेरे हाथ में मौजूद पैंगुफू के चारों ओर लिपट गईं। मैंने पैंगुफू को हवा में लहराया। आसपास की जगह तेजी से थरथराने लगी। पूरी मंजिल ऐसे डोल रही थी जैसे कोई भयंकर भूकंप आया हो। कमरे की मेजें खिसकने लगीं और चारों तरफ की खिड़कियों के कांच चकनाचूर होकर बिखर गए। जैसे ही वे धागे मुझे पूरी तरह जकड़ने वाले थे, मैंने अपनी कुल्हाड़ी से एक भीषण प्रहार किया। पांगुफू से एक विनाशकारी ताकत निकली जिसने सीधे उस स्पाइडर वेब के परखच्चे उड़ा दिए। एक पल के भीतर वे धागे टूटकर बिखर गए। वे उस ताकत के सामने टिक ही नहीं पाए। जाल को चीरते हुए पंगुफू सीधा जाओशॉलू पर लगा और उसका शरीर पल भर में दो टुकड़ों में बंट गया। शिंजी, क्या तुम ठीक हो? मैंने प्यार से शॉ एनरू का सिर सहलाया। ये लड़की आज भी वैसी ही है जैसी मेरी पिछली जिंदगी में थी, हमेशा मेरी ही फिक्र में डूबी रहने वाली। फिर मैंने जॉशोलू की लाश से मिला क्रिस्टल उठा लिया। वह दूधिया सफेद रंग का था और उसके अंदर से एक मध्यम लाल रोशनी निकल रही थी। यह जरूर इनिशियल ग्रेड का एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के आधार पर मुझे स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स के क्वालिटी लेवल्स अच्छी तरह याद हैं, सबसे निचले स्तर से सबसे ऊंचे तक। ये इन्फीरियर, इनिशियल, इंटरमीडिएट और सुपीरियर होते हैं। मैंने उस इनिशियल ग्रे स्पिरिचुअल क्रिस्टल को अपनी मुट्ठी में भींचा और सिर्फ एक सोच के साथ उसे एब्जॉर्ब करना शुरू किया। एक सफ़ेद रोशनी मेरे शरीर में समा गई। मुझे तुरंत एक नई जान महसूस हुई, जैसे मेरे शरीर की हर कोशिका सांस लेने लगी हो। मेरा शरीर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया था। आखिर ये इनिशियल ग्रेड क्रिस्टल था। इसने मुझे एक ही झटके में अवेकन रैंक के शिखर पर पहुंचा दिया। मेरे स्पेशल टैलेंट कियोस प्राइमोर्डियल बॉडी की वजह से क्रिस्टल अब्जॉर्ब करने के बाद मेरा एवोल्यूशन दूसरों के मुकाबले कहीं तेज और ज़्यादा होता है। इस अपोकलिप्स की शुरुआत में एक इनिशियल ग्रेड क्रिस्टल सोखने पर एक आम इंसान शायद सिर्फ लेवल 1 तक पहुंच पाता, लेकिन मैं सीधे लेवल 2 के टॉप पे पहुंच गया। हालांकि जैसे जैसे अवेकेंड लेवल बढ़ेगा, उसके लिए ज़रूरी एनर्जी की मात्रा भी विशाल होती जाएगी। शंजी, अब हम क्या करेंगे? हम अवेकन हो चुके हैं, अब हमें खुद को और ताकतवर बनाना होगा। इस कयामत भरी दुनिया में अवेकन लोगों के पास शक्तियां तो हैं, लेकिन वे मॉन्स्टर्स के लिए एक बहुत ही कीमती शिकार भी हैं। जैसे जैसे अपोकलिप्स आगे बढ़ेगा, मॉन्स्टर्स शिकार करना जारी रखेंगे और इंसानों की तरह ही वे भी लगातार इवॉल्व होंगे। हम जिन मॉन्स्टर्स का सामना करेंगे वे और भी खूंखार होते जाएंगे। जिंदा रहने के लिए हमें बिना रुके खुद को अपग्रेड करना होगा। ये दुनिया बेरहम है। यहाँ सिर्फ वही बचेगा जो सबसे ताकतवर होगा। सर्वाइवल के लिए हमें अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, वरना हम पूरी जिंदगी गटर में छिपकर गुजार देंगे और अंत में मॉन्स्टर्स का निवाला बन जाएंगे। मैं समझ गई कि आगे कैसे बढ़ना है। मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी ढाल बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
जो भी तुम्हें खतरा पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे जड़ से खत्म कर दूंगी। मैंने शाओ एनरू का हाथ पकड़ा और वहां से निकलने के लिए मुड़ा। तभी क्लास का अमीर लड़का वांग क्यांजी आगे आया। शंजी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरे पिता गंगिया ग्रुप के डायरेक्टर हैं। अगर तुम मेरी हिफाजत करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें वो दौलत और शोहरत मिलेगी जिसका तुमने सपना भी नहीं देखा होगा। तुम्हारे पास जितना चाहो उतना पैसा होगा। पैसा? हम एक अपोकलिप्स के बीच में खड़े हैं। तुम्हें वाकई लगता है कि कागज के इन टुकड़ों की अब कोई कीमत बची है? कितनी मासूमियत है तुम्हारी। शिनजी, तुम नीच कंगाल। तुम्हारे माँ बाप तभी मर गए थे जब तुम एक बच्चे थे। अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए तुमने दर दर की ठोकरें खाई हैं और छोटे मोटे काम किए हैं। इससे पहले कि वांग तियानजी अपनी घटिया बात पूरी कर पाता, मेरी नज़रें इतनी ठंडी हो गईं कि उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी। उस खौफ ने उसे तुरंत अपनी औकात याद दिला दी। मैं चुप रहा और उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। मैं शाओ एनवो को लेकर क्लासरूम से बाहर निकल गया। थोड़ी बहस के बाद बाकी स्टूडेंट्स ने भी मेज़ के पैर और झाड़ू उठा लिए और सबके सब मेरे पीछे चलने लगे। वे जा रहे हैं, अब हम क्या करें? नहीं, हमें किसी भी हाल में जिंदा रहना है। शिनजी के पीछे चलो। यही हमारे बचने का इकलौता रास्ता है। हालात को देखते हुए हमारी इकलौती उम्मीद यही है कि हम ब्रदर चंद के हाथ पैर जोड़ें कि वो हमें अपने साथ ले चले। अपने पीछे आते उन क्लासमेट्स को देखकर मैंने उन्हें भगाने की कोशिश नहीं की। एक तरफ तो वे पुराने साथी थे, अगर वे पीछे आना चाहते हैं तो आए, जब तक वे मेरे रास्ते का कांटा ना बने। दूसरी तरफ इतना बड़ा ग्रुप यकीनन बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अपनी ओर खींचेगा। मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करना मेरे लिए इससे बेहतर और क्या होगा। मैं इन स्टूडेंट्स का इस्तेमाल मॉन्स्टर्स को मारने और अपना लेवल अप करने के लिए कर सकता हूँ। फिर मैं स्कूल की सुपरेट की तरफ बढ़ा। मैंने वहाँ मौजूद सारा खाने पीने का सामान उठाया और अपने बैग में भर लिया। बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ आ गया था कि उन्हें प्रोविजंस जमा करने चाहिए, लेकिन उनमें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब मैं उस पूरी सुपरेट को खाली कर रहा था, मैंने कई बड़े बैग्स भर लिए। इसके बाद ही मैं वहाँ से निकलने के लिए तैयार हुआ। तभी स्पोर्ट्स का पुराना क्लास रिप्रेजेंटेटिव लिंची दौड़ता हुआ मेरे पास आया। ओ बड़े भाई चैन, मैं काफ़ी ताकतवर हूँ, मुझे अपना सामान उठाने दीजिए। आप और दोनों भाभियाँ बस आराम से चलिए। लिंची झुककर अपना सिर हिला रहा था। उसके चेहरे पर चापलूसी साफ दिख रही थी। उसकी यह हरकतें देखकर मुझे लगा कि आखिर इतना सारा सामान उठाने के लिए किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इसलिए मैंने सारा बोझ उसे सौंप दिया। लेकिन अगर उसने गद्दारी का छोटा सा ख्याल भी अपने दिमाग में लाया तो मैं उसे वहीं ख़त्म कर दूंगा। हमारा ग्रुप अभी सुपरहिट से बाहर निकला ही था कि एक गैंग ने हमें घेर लिया। मैंने नज़रें उठाईं तो देखा कि सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि क्लास 6 का गुंडा जाओ था। इस जाओ को हमेशा से ही अकड़ दिखाने की आदत थी। वो इस हाई स्कूल का सबसे मशहूर बुली था, जो हमेशा अपने से छोटे स्टूडेंट्स को परेशान करता था। स्कूल ने उसे कई बार चेतावनी भी दी थी, अगर तुम थोड़े भी समझदार हो तो बेहतर होगा कि ये सब चुपचाप नीचे रख दो। हमारे बॉस ने अपनी पावर को अवेकन कर लिया है। अब तो मॉन्स्टर्स भी उनके सामने कुछ नहीं है। इश्यूक, तुम गलत वक्त पर टकरा गए। जाओ ने अपना डॉन यानी टैलेंट जागृत कर लिया है। उसने क्लास 6 के कई स्टूडेंट्स को बचने में मदद की थी और साथ ही उन बचे हुए लोगों को अपना चमचा बना लिया था। मैंने यानी चेन ने अपनी भवें से कोड़ी। तुम क्लास 6 वाले वाकई बहुत बकवास करते हो। ये सब मैंने ढूंढा है, तो मैं तुम्हें क्यों दूं? तुमने खुद मौत को चुना है। गुस्से में जाओ का चेहरा तमतमा उठा। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और देखते ही देखते उसकी पीठ से दो विशाल पंख बाहर निकल आए, जिन पर सफेद धब्बे थे। ऐसा लगता है कि अपोकलिप्स शुरू होने से पहले इस जाव ने कोई 7 स्पॉटेड लेडीबग निगल ली थी, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बनी। जाव के पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे और वो एक मीटियोर की तरह मेरी ओर बढ़ा। उसका ऑब्जर्वेशन सेंस बुरा नहीं है। उसे तुरंत समझ आ गया कि इस ग्रुप का नेता मैं ही हूं। क्या तुम मरना चाहते हो? मेरा हाथ मुश्किल से हिला था। तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है, लेकिन मैं तो पहले ही सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका हूं। चलो, तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। हम्फ। मैं बिना विचलित हुए जाओ की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मैंने अपने हाथ में केतियन फू को मजबूती से पकड़ लिया। एक बर्फीली बिजली जैसी चमक जाओ की तरफ बढ़ी। केतियन फू सीधे जाओ के लोहे जैसे हाथों पर जाकर लगा। उसके सख्त पंजों से टकराने पर धातु की जोरदार आवाज गूंजी। उस टक्कर के दबाव से उसे पीछे हटना पड़ा। जाओ के चेहरे पर अंधेरा छा गया और उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। बुरा नहीं है बच्चे, फिर से लड़ने आओ। तभी शाओ वांद्रू बीच में आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओचन पर हमला करने की? मेरे हिलने से पहले ही शाओ वांद्रू वहां पहुंच चुकी थी। उसका शरीर स्केल्स के एक आर्मर से ढका हुआ था। उसके हाथ में मौजूद लॉन्ग सोर्ड से बिजली कड़क रही थी। उसने अपनी तलवार से वार किया। क्लैंग। उसकी तलवार जाओ के स्टील के दस्तानों से टकराई, जिससे एक तीखी आवाज पैदा हुई। यह हमला बेहद आक्रामक था और इसमें बिजली का प्रहार भी शामिल था, जिसने जाओ के हाथों को सुन्न कर दिया और वे लाल पड़ गए। तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर मुझ अकेले से लड़ रहे हो?
तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ के एक चमचे ने चिल्लाकर कहा। लेकिन शाओ वानरू की एक गुस्से भरी नज ने ही उसे जाओ के पीछे छिपने पर मजबूर कर दिया। वानरू, पीछे हटो और आराम करो। मुझे इससे निपटने दो। मैं शाओ वानरू के आगे खड़ा हो गया। अपना डॉन टेस्ट करने का ये बेहतरीन मौका है। अब वक्त है ये देखने का कि एक रैंक 2 की पावर अपने पीक पर कैसी होती है। शाओ चैन, मुझे अपने आगे दृढ़ता से खड़ा देख शाओ वानरू चिंता में चिल्लाई, लेकिन फिर वो खामोश हो गई। वो जो भी फैसला ले, मैं पीछे से उसकी ढाल बनी रहूंगी। ये मत समझना कि तुम जीत चुके हो। एक बार मैंने तुम्हें मार दिया तो फिर तुम्हारे पीछे खड़ी इस गुड़िया का भी अच्छे से इलाज करूंगा। जाओ गुर्राया, मैंने अभी तक अपना आखिरी पत्ता नहीं खोला है। ये मामूली कुल्हाड़ी मेरे डिफेंस को नहीं भेज सकती। लेकिन जैसे ही मैंने वार किया वो हक्का बक्का रह गया। कितना मजबूत कवच है। नामुमकिन। मेरी डिफेंस मेरा डॉन तो डिफेंस में स्पेशलाइज्ड है, फिर भी मैं उस कुल्हाड़ी का एक वार तक नहीं झेल पाया। चीफ चेन, हमें जाओ ने भड़काया था। अब जबकि वो कमीना मर चुका है, हम आपके साथ आना चाहते हैं। प्लीज़ हमें अपने साथ ले लीजिए। अब से हम आपकी हर बात मानेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग मॉन्स्टर्स के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाद में जब हालात थोड़े संभल जाएंगे तो मैं अपना खुद का फैक्शन भी बना सकूंगा। खड़े हो जाओ, ठीक है? शुक्रिया चीफ चैन। हमारा अगला पड़ाव म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है। वहाँ फर्स्ट फेज का एक बॉस मौजूद है। अगर मुझे तेजी से तरक्की करनी है तो मुझे और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। ये लोग मॉन्स्टर्स को आकर्षित करने के लिए एकदम सही हैं। इस अपोकलिप्टिक दुनिया में दूसरों के मामलों में दखल देना अच्छी आदत नहीं है। तभी एक फ्लैश इन्फो सुनाई दी। एक रहस्यमयी मैग्नेटिक एक्सप्लोजन के कारण कई इंसानों और जानवरों में भयानक म्यूटेशंस हुए हैं। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इस वक्त हर कोई अपने घर में ही रहे और बिना वजह बाहर न निकले। इन अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स के दिखने की खबर फैलने में देर नहीं लगी। लॉन्गो के बड़े लीडर्स ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने इन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च शुरू की। लेकिन बदकिस्मती से जब तक वे कोई समाधान ढूंढ पाते, मानवता लगभग खत्म हो चुकी थी। खैर, ये अभी मेरी चिंता का विषय नहीं है। जैसे जैसे ये अपोकलिप्स आगे बढ़ेगा, सर्वाइवल और भी मुश्किल होता जाएगा। सिर्फ वही इंसान बच पाएंगे जो लगातार अपनी सीमाओं को पार करेंगे। कुछ तो इन म्यूटेशंस का इस्तेमाल करके अमरता यानी इमॉर्टैलिटी तक भी पहुंच जाएंगे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूनिसिपल हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में ही मुझे अचानक चीखें सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक छोटी कार खड़ी थी जिससे गाढ़ा धुआं निकल रहा था और उसने चश्मा पहने एक युवक को कुचल दिया था। जब उस आदमी ने हमें देखा तो वो पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगा। फिर भी मैं उसे ठंडी नजरों से सिर्फ नाटक करते हुए देख रहा था। तुम स्टूडेंट्स नहीं हो? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? ये दरअसल एक लिजर्ड म्यूटेशन है। उसके ऑरा से पता चल रहा था कि वो एक लिजर्ड मैन म्यूटेंट है और पिछले जाओ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इतने सारे स्टूडेंट्स, आखिरकार मुझे दावत मिलेगी। चैन, ये अचानक कैसे बदल गया? अभी एक पल पहले तो ये नॉर्मल था। ये इस लिजर्ड मॉन्स्टर की जन्मजात काबिलियत है। ये इंसानों की नकल कर सकता है, जैसा चाहे वैसा रूप धर सकता है। अम्बुश यानी छिपकर हमला करने के लिए बहुत कारगर है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में ऐसे कोई फायदा नहीं मिलता। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सीधे साधे मेरे शिकार बन जाओ। यहां से दफा हो जाओ मॉन्स्टर। बहुत अच्छे। एक तिखी और नखरीली लड़की, मैं तुम्हें बाद में धीरे धीरे चखूंगा। इसे रोको। कमीनी लड़की, मुझे छोड़। शिगान की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं। वो उस बिजली को देख रहा था जो उस पर गिरने वाली थी। वो काफी समय से यहाँ छुपा हुआ था और उसमें कई अवेकन लोगों को आसानी से हराकर खा लिया था। लेकिन उसे कभी शाओ वानरू जैसा खतरनाक कोई नहीं मिला था जो आसमान से बिजली गिराने की ताकत रखती थी। हवा में गोता लगाते हुए हानरू ने शिगान के चेहरे पर वो साफ खौफ देखा और उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। ये सब संजय गंगान की ही बदौलत था। अपोकलिप्स शुरू होने से पहले उसी ने मुझे जुइकिन खिलाया था, वरना आज के दौर में मैं महज एक आसान शिकार बनकर रह जाती। तभी उसकी भारी तलवार शिगान पर पूरी ताकत से जा गिरी। तलवार और उस लिजर्ड मॉन्स्टर के टकराते ही एक तेज सफेद रोशनी निकली। पल भर बाद जब वो रोशनी कम हुई तो च्याओ रू ने अपनी तलवार पकड़ मजबूत की और सामने देखा। ये लिजर्ड मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है। अपनी सांसें बटोरते हुए वो राक्षस दर्द से दोहरा हो रहा था। उस हमले ने उसकी स्केल्स के बीच से खून की धाराएं निकाल दी थीं। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे उसके शरीर का पूरा आर्मर ही उखड़ जाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से उसके पास जिया नाम का अवेकन टैलेंट था। ये जे पलक झपकते ही उसके आर्मर की डिफेंस को कई गुना बढ़ा सकता था। ऊपर से अपनी लोकेशन की वजह से उस लिजर्ड मॉन्स्टर की ताकत पहले ही सेकेंड रैंक के पीक पर पहुंच चुकी थी। उसे मारना इतना आसान नहीं था। साली कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? म्यूटेशन से पहले मेरा बॉस मेरा खून चूसता था।
और अब जब मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ तब भी तुम लोग मुझको चलने की कोशिश कर रहे हो। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, तुम सब मारे जाओगे। श्यवानु के पास अभी कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बहुत कमी थी। उसने शुरुआत में ही अपना सबसे पावरफुल अटैक इस्तेमाल कर दिया था। मुझे लगा था मैं उसे एक ही बार में ढेर कर दूंगी, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा दुश्मन मुझसे भी ऊंचे लेवल पर होगा और उसके पास डिफेंसिव टैलेंट भी होगा। मैं उसे मार तो नहीं पाई, उल्टा खुद मुसीबत में फंस गई हूँ। तो छोटे तेरी ताकत जवाब दे गई। अब मेरी बारी है। फिर से तुझे सच में लगता है तू मेरा मुकाबला कर पाएगा? मैं सेकंड रैंक के पीक पर हूं, अब तू मरेगा। अपनी अकड़ अपने पास रख। तभी एक गहरी और दमदार आवाज गूंजी। उसी पल हैशन फू हवा में लहराया और सीधे उस लिजर्ड मॉन्स्टर के रास्ते में जा गिरा। साले बच्चे, तू मेरा रास्ता रोकेगा? मैं अपने एक ही पंजे से तेरे चिथड़े उड़ा दूंगा। तू भी सेकंड रैंक के पीक पर है। स्काई एंड अर्थ स्प्लिटिंग। तू मुझे नहीं मार पाएगा। लेकिन कुल्हाड़ी की तेज धार ने उस लिजर्ड मॉन्स्टर के शरीर के आर पार चीरा लगा दिया। फौरन ही उस मॉन्स्टर की लाश से एक बैगनी रंग का लाइट स्फीयर बाहर निकला। मैं इस तरह के ऑरा को पहचानता हूँ। ये एक ट्रेजर है जो आपकी पावर बढ़ाता है। तभी ची प्राइमोडियल मैनकुंजू प्रकट हुआ। मैंने अपने सामने मौजूद उस पर्पल एनर्जी स्फीयर की तरफ उंगली से इशारा किया। मेरे शरीर से एक रहस्यमयी सुनहरी ऑरा निकलने लगी। ये एनर्जी इतनी ताकतवर थी कि इसके निकलते ही पूरी जगह तेज रोशनी से भर गई और आसपास के लोग अपनी आंखें मूंदने पर मजबूर हो गए। जब ची प्राइमोडियल मैनकिंजू ने उस पर्पल स्फीयर को देखा तो वो एक्साइटमेंट के साथ उसकी तरफ झपटा। एक सरसराहट के साथ वो उस एनर्जी स्फीयर के चारों तरफ लिपट गया। पल भर में ही वो स्फीयर गायब हो गया। ची प्राइमोडियल मैनकिंजू उसे पूरी तरह निगल चुका था। अब्जॉर्प्शन खत्म होने के बाद ची प्राइमोडियल मैनक्विंजू का ऑरा और भी ज्यादा खौफनाक और पावरफुल हो गया। उस एनर्जी का एक हिस्सा वापस मुझ में समा गया। और सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और बस एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। अचानक मेरे शरीर पर स्केल्स की एक पतली परत हो गई जो हल्की पीली रोशनी छोड़ रही थी। ये तो उसी लिजर्ड मॉन्स्टर का डिफेंसिव टैलेंट था। मैं दंग रह गया। ये मैनक्विंजो सिर्फ मुझे एनर्जी वापस नहीं देता, बल्कि ये तो दुश्मन का टैलेंट भी मुझ में ट्रांसफर कर देता है। नेता तो वाकई कमाल है। उन्होंने महज एक ही बार में उसे खत्म कर दिया। नेता की जय हो। बड़े भाई, इस लाश को हमारे लिए छोड़ दो, हम इसका बारबेक्यू करेंगे। इस 11 की लाश। अगर तुम्हारा मन है तो ले लो। शुक्रिया बड़े भाई। सच तो यह है कि इस पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में कुछ मॉन्स्टर्स का मांस खाने से फायदे होते हैं। इससे शरीर आम इंसानों से ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन मुझे इन राक्षसों से घिन आती है। मेरा इन्हें खाने का कोई इरादा नहीं है। धीरे धीरे रात ढलने लगी थी और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। मैंने पास ही एक होटल ढूंढा और अंदर मौजूद कुछ मामूली मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद वो जगह रहने लायक हो गई। मैं सेकंड फ्लोर पर रुक गया, जबकि बाकी साथियों ने अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे कमरों में जाने के बजाय सेकंड फ्लोर के गलियारे में ही सोना बेहतर समझा। अभी मैं अपने कमरे में सैटल ही हुआ था कि बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। पर्दा हटाकर देखा तो दूर एक छोटी स्क्वाड नजर आई जो मशीन गन से लगातार मॉन्स्टर्स पर गोलियां बरसा रही थी। वो लड़ते हुए इसी होटल की तरफ बढ़ रहे थे। मैं खिड़की से उन्हें देख ही रहा था कि अचानक मेरे माथे पर बल पड़ गए। ये लोग उन पागल मॉन्स्टर्स को सीधे मेरी तरफ खींच कर ला रहे थे, जिससे मेरे लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी। उनके ग्रुप का नेता, जो कि काफी तगड़ा था, उसने ग्रेनेड्स निकाले और अपने दांतों से उसकी पिन खींचकर सीधे मॉन्स्टर्स के झुंड के बीच फेंक दिए। धमाका। एक जोरदार धमाके ने उन हमलावर मॉन्स्टर्स को एक पल के लिए थाम दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर उस स्क्वाड के 8 लोग होटल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। उन्होंने खिड़कियों पर अपनी मशीन गन्स तैनात कर दीं और मॉन्स्टर्स पर गोलियों की बौछार जारी रखी। तभी हमारे कुछ साथी पहले फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे झांकने लगे। अरे, यहाँ तो और भी लोग हैं। उस स्क्वाड के एक गुंडे ने उन स्टूडेंट्स को देख लिया। वो फौरन छिप गए, लेकिन देर हो चुकी थी। ऊपर ऊपर जाकर देख। ग्रुप के नेता ने अपने पास खड़े एक छोटे कद के मोटे आदमी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। इस बीच वो बाहर गोलियां चलाता रहा। हुक्म मिलते ही वो मोटा शख्स, जिसे सब लाहा कहते थे, अपनी गन लेकर ऊपर की तरफ भागा। ऊपर पहुंचते ही उसने मेरे कमरे के बाहर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप देखा, जिनमें कुछ बेहद खूबसूरत लड़कियां भी थीं। वाह, यहाँ तो कितनी सारी सुंदरियां हैं। अब मेरे और मेरे दोस्तों के मजे आएंगे। आज तो हम खूब मजे करेंगे। उस मोटे गुंडे ने अपने होठों पर जबान फेरी और अपनी गन उन पर तान दी। उन स्टूडेंट्स ने अपनी जिंदगी में कभी असली हथियार नहीं देखा था। वे डर के मारे सुन पड़ गए और सब मेरे कमरे के दरवाजे पर जाकर दुबक गए। अंदर क्या कोई खजाना छुपा है क्या? पीछे हटो। आहा, क्या हुस्न है। वाकई लॉटरी लग गई। मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम महज एक मामूली स्टूडेंट हो। ये तो डर के मारे कांप रहा है, मुझ पर बंदूक तान रहा है। मुझे अपनी लाइफ में एक ही चीज से सख्त नफरत है, और वो है जब कोई मुझ पर बंदूक तानता है।
अच्छा, तो फिर मेरा मशवरा है कि इस लड़की को छोड़ दे। तू बहरा है क्या? अब ये मेरी है और मैं तुझे दोबारा नहीं देखना चाहता। चलो, कम से कम तुम पूरी तरह बेवकूफ़ तो नहीं हो। मेरे साथ चल मेरी जान। तेरा ये बड़ा भाई तुझे इस अपोकेलिप्स में जिंदा रहने में मदद करेगा। शिवानू वहीं नहीं रुकी। वो तुरंत सेकंड फ्लोर से नीचे उतरी और एक झटके में उस मोटे आदमी की लाश को स्क्वाड के नेता के पैरों में फेंक दिया। सामने खड़ा नेता गुस्से से कांप उठा। उसने बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की एक बौछार सीधे शाओ एनरू की तरफ बढ़ी, लेकिन उसकी नज़रों में ये मामूली हथियार बहुत कमज़ोर थे। उसके लिए उन गोलियों की रफ्तार 10 गुना धीमी हो चुकी थी। उसने बस हल्का सा झुककर और पैंतरा बदलकर उन सभी गोलियों को बड़ी आसानी से चकमा दे दिया। अरे ये क्या? ये तो कोई मॉन्स्टर है, कोई अवेकेंड है। बॉस, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब तुम सब मरोगे। उन लोगों से निपटने के बाद वो वापस ऊपर आराम करने जा ही रही थी कि अचानक होटल के बाहर एक बेहद खौफनाक बहार सुनाई दी। शोर सुनकर मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। अंधेरे से बाहर निकलते ही मेरी नज़र सांप के शरीर और मुर्गे के सिर वाले एक म्यूटेंट मॉन्स्टर पर पड़ी। यहाँ हुई लड़ाई के शोर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ उसे मेरे जैसा एक स्वादिष्ट शिकार मिलने वाला है। अपोकलिप्स की शुरुआत में मैं एक सेकंड रैंक अवेकेंड हूँ, और उसके जैसे हाई लेवल अबोमिनेशन के लिए मैं सबसे बेहतरीन शिकार हूँ। एक और मुसीबत। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। बिना एक शब्द बोले मेरे हाथ में कायतियान एक्स प्रकट हो गई। मैंने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका और पलक झपकते ही मेरा शरीर वहां से ओझल हो गया। अगले ही पल मैं उस चिकन हेड मॉन्स्टर के बिल्कुल बगल में खड़ा था। यह चिकन हेड मॉन्स्टर पहले ही थर्ड रेल्म की शुरुआत तक पहुंच चुका था। अपोकलिप्स के शुरुआती 7 दिनों में इसे एक टॉप टियर कॉम्बैट फोर्स माना जाता। मुझे देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे उसका मनपसंद खाना मिल गया हो। शुरू में तो वो अपनी ताकत पर काफी गर्व कर रहा था, पर जैसे ही उसने मेरी स्पीड को भांपा, वो पूरी तरह घबरा गया। उसका मुर्गे जैसा सिर हर तरफ मेरी पोजीशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ पाता, मैं उसके सामने खड़ा था। फेनरे लेस्यू एलातर। बिना किसी औपचारिकता के मैंने काइटियान एक्स की स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट की और सीधे उसके सिर पर जोरदार वार किया। चिकन हेड मॉन्स्टर का रिएक्शन काफी तेज था। उसने अपनी मजबूत चोंच से वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो एक ढंग का ब्लॉक तक नहीं कर पाया। काइटियान आक्स ने उसे किसी बांस की तरह चीर दिया। एक ही पल में उसकी चोंच के 2 टुकड़े हो गए। उस मॉन्स्टर की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर काफी बढ़ गई। अब अगर मैं थर्ड लेवल अवेकन में अपग्रेड होना चाहूं तो कभी भी कर सकता हूं। मॉन्स्टर का सिर 2 हिस्सों में फट चुका था। खून की धार बहने लगी और एक ही पल में वो चिकन हेड मॉन्स्टर ढेर हो गया। मौत। शाओ, अपनी स्किल का इस्तेमाल करके इसे एब्जॉर्ब कर लो। इसके एट्रीब्यूट्स काफ़ी अच्छे हैं। शाओ के उसे एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी ताकत में भी काफ़ी सुधार आया, और वो बिना किसी मेहनत के सेकेंड रेल्म के पीक पर पहुंच गई। अफसोस की बात यह थी कि इस मॉन्स्टर से कोई स्पिरिट क्रिस्टल नहीं मिला, वरना हम दोनों में से कम कोई एक थर्ड लेवल पर पहुंच जाता। वापस सेकंड फ्लोर पर आकर मैंने कमरा बदला और एक गर्म शावर लिया। मैं अपने शरीर की सारी गंदगी धो देना चाहता था। कितना थका देने वाला दिन था। मैं सिर से पैर तक गंदा हो चुका था। शावर के बाद मुझे वाकई बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। शाओ ने कहा कि उसे डर लग रहा है और वो मेरे साथ सोने की जिद करने लगी। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो देखा कि शाओ पहले से ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने सिल्क की एक न्यूज़ेट पहनी थी, जो बहुत ही महीन और हल्की थी, जिसमें से उसके जेड जैसे सफ़ेद और पतले लंबे पैर साफ झलक रहे थे। करवट लेकर लेटे होने की वजह से उसके कर्व्स पूरी तरह निखर कर आ रहे थे। क्या कहूँ, मैं भी खून पसीने से भरा एक नौजवान हूँ। ये नज़ारा देखकर मेरी रगों में खून उबलने लगा। तुम ऐसे सो रही हो, ऊपर से कुछ ओढ़ा भी नहीं है? अपनी पिछली जिंदगी में शाओ कभी इतनी बोल्ड नहीं थी। शायद जिंदगी में पैंगू लाइनेज के प्रभाव की वजह से वो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। अगली सुबह उस वक्त होटल का टीवी अभी भी काम कर रहा था। थकी हुई शाओ ने टीवी ऑन किया। वहां पूरी दुनिया से ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही थीं जिनमें अजीबोगरीब क्रिएचर्स और म्यूटेंट्स के हमले हो रहे थे। स्क्रीन पर हर तरह के खूंखार जानवर और फ्लाइंग ड्रैगन्स इंसानों को निगल रहे थे। हर तरफ से धुआं उठ रहा था। अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो सिर्फ इंसानों की तड़प और चीखें थीं। अपोकलिप्स के बाद से जिन लोगों का कोई टैलेंट जागृत नहीं हुआ, उनकी हालत बहुत दुखद है। हालांकि कई इंसानों ने लड़ने के लिए सुपर पावर्स हासिल कर ली हैं। ये लोग लगभग सभी ड्रैगन किंगडम की आर्मी में शामिल हो गए हैं। टीवी पर कई सुपर वॉरियर्स इंसानियत की रक्षा के लिए फ्रंटलाइन पर खड़े थे और उन बदसूरत मॉन्स्टर्स से लड़े थे। पर सभी सुपर वॉरियर्स मेरी तरह नहीं हैं, जो सिर्फ अपनी निजी लड़ाइयों के बारे में सोचें। चाहे मेरी पिछली जिंदगी हो या अब, ये सुपर वॉरियर्स आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं और उनमें से ज़्यादातर इंसाफ के जज्बे से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि मैं भी उनका गहरा सम्मान करता हूँ।
वो सोल्जर्स जो इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने का हौसला रखते हैं, वो सभी सम्मान के काबिल हैं। बेशक इन सभी मॉन्स्टर्स का सामना करना इतना आसान नहीं है। फिलहाल ये सिर्फ कुछ टाइगर रैंक के मॉन्स्टर्स हैं। सुपर सेंट लेवल के इंसानी योद्धा ही किसी तरह इनका मुकाबला कर पा रहे हैं। अगर उनका सामना इससे भी हाई रैंक के मॉन्स्टर्स से हुआ तो शायद वो उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। इन मॉन्स्टर्स की एक स्पष्ट क्लासिफिकेशन है। इन्हें मुख्य रूप से वुल्फ रैंक, टाइगर रैंक, डीमन रैंक, ड्रैगन रैंक और गॉड रैंक में बांटा गया है। अब तक हमें जो आम मॉन्स्टर्स मिले हैं वो ज़्यादातर वुल्फ रैंक के थे या उससे भी नीचे, इसलिए वो ज़्यादातर अवेकन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन एक टाइगर रैंक मॉन्स्टर के सामने कहानी पूरी तरह बदल जाती है। एक टाइगर रैंक मॉन्स्टर भारी तबाही मचाकर बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। डीमन रैंक तो और भी भयानक है। अपनी पिछली जिंदगी में मेरा सामना एक डीमन रैंक मॉन्स्टर से हुआ था। उस लेवल का एक मॉन्स्टर पूरे शहर को तबाह करने वाली आपदा डाल सकता है। और जब बात ड्रैगन रैंक की आती है तो शायद पूरा ड्रैगन किंगडम ही अराजकता में डूब जाए। पिछली जिंदगी में मैंने कभी ड्रैगन रैंक मॉन्स्टर नहीं देखा था। जहां तक गॉड रैंक की बात है वो सिर्फ किंवदंतियों में है। अगर ऐसा कोई मॉन्स्टर सामने आया और स्थिति को सही से नहीं संभाला गया तो पूरी इंसानियत का नामो निशान मिट सकता है। ऐसी हस्ती आम अवेकन लोगों की पहुंच से कोसों दूर है। जब तक कि मैं खुद एक बहुत ऊंचे लेवल तक ना पहुंच जाऊं, मेरे टैलेंट के जागने के साथ एक गॉड रैंक मॉन्स्टर का सामना करना मेरे लिए ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरा टैलेंट ऐसा है जो इन्फिनिटली इवॉल्व कर सकता है। अपोकलिप्स के दूसरे दिन दुनिया भर में इन मॉन्स्टर्स ने पहले दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा तबाही मचा रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया नर्क में तब्दील हो चुकी हो। अपने क्लासमेट्स को वहीं रुकने के लिए कहकर मैं शाओ को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। गेम की शुरुआत के बॉस लेवल के मॉन्स्टर्स ही मेरा असली टारगेट है। करीब 1 घंटे बाद मैं आखिरकार उस हॉस्पिटल पहुंचा जो मुझे याद था। मेरी याददाश्त के हिसाब से यहाँ एक चुकीबाव है। उसका लेवल टाइगर रैंक होना चाहिए। अपनी मौजूदा ताकत के साथ मैं उसे बिना किसी परेशानी के संभाल सकता हूँ। मैंने कांच का दरवाज़ा धकेला और हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का हिस्सा काफ़ी बड़ा था पर वहाँ कोई नहीं था। तभी हॉस्पिटल में अचानक एक बहुत ही तीखी और तेज़ आवाज़ गूंजी। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि एक गहरे काले रंग का टू हेडेड डॉग मेरी तरफ बड़ी तेज़ी से झपट रहा था। उस कुत्ते की आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका साइज एक छोटी कार के बराबर था। उसकी स्पीड बिजली की तरह तेज थी। एक ही पल में वो मेरे पास था, उसके पंजे बाहर निकले हुए थे और वो मुझे चीरने के लिए तैयार था। उस खूंखार जानवर को हमला करते देख मैं जरा भी नहीं घबराया। मैंने हिलने तक की कोशिश नहीं की। दफा हो जा गंदी नस्ल के जानवर। इसके बाद हम आगे बढ़ते रहे, पर जैसे ही हमने कुछ कदम बढ़ाए मुझे हॉस्पिटल के अंधेरे गलियारे में एक बहुत ही खतरनाक मौजूदगी का एहसास हुआ। वहां से चीखने की आवाजें आने लगीं। ये काफी हद तक चूहों की चीखें जैसी लग रही थीं। हॉस्पिटल के गलियारे के अंत से आने वाले वो छोटे चूहे, फिर से चीखों का एक सिलसिला शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे ठीक सामने एक विशाल रातमैन प्रकट हुआ। उसका पूरा शरीर चूहों जैसे बालों से ढका था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके दोनों विशाल पंजे गंदगी से लथपथ थे। अगर कोई गौर से न देखे तो अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि यह असल में एक इंसान के म्यूटेशन से पैदा हुआ क्रिएचर है। कितनी बदबू है। शव ने घृणा के साथ अपनी नाक बंद करते हुए कहा। वह रथमैन सामने आ चुका था और पूरा हॉस्पिटल एक असहनीय सड़ान से भर गया। एक ऐसी गंध जो सड़े हुए मलबे जैसी थी, बहुत ही तीखी। कहने की जरूरत नहीं कि वहां कुछ भी खा तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल था। मुझे खुद मतली महसूस हो रही थी। थर्ड रेल्म का मिडिल स्टेज, जो एक इंसानी अवेकन के लिए लगभग थर्ड रेल्म के बराबर ही है। खतरे के स्तर के हिसाब से ये सिर्फ एक लोकल लेवल का खतरा है। मुझे देखकर वो रथमैन और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। मैंने ही अभी उसके वंशजों को मारा था और वो अपने बच्चों का बदला लेने आया था। वो रथमैन गुस्से में अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और जैसे कमान से छूटा हुआ कोई तीर हो, वो सीधे मेरी तरफ लपका। उस रथमैन का शरीर बहुत भारी था और उसकी ताकत भी जबरदस्त थी। उसके हमले के दौरान ऐसा लगा जैसे पूरा हॉस्पिटल कांप रहा हो। उस रथमान ने अपने पंजे के एक जोरदार प्रहार से मुझे उड़ाने की कोशिश की, जिसे मैंने अपनी एक्स से बड़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया। ये देखकर वो रथमान पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। वो थर्ड रेल्म के मिडिल स्टेज का क्रिएचर था। उसे लगा था कि इस एक वार से या तो मैं मर जाऊंगा या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाऊंगा। लेकिन न केवल मुझे खरोंच तक नहीं आई, बल्कि मैंने उसके हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। थर्ड रेल्म के मिडिल स्टेज का मॉन्स्टर बस इतनी ही औकात है। जब मैंने उसे किक मारी तो ऐसा लगा जैसे मेरा पैर किसी स्टील की प्लेट से टकराया हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस रथमैन की डिफेंस इतनी तगड़ी होगी। मैं मन ही मन हैरान था, पर उसे हिला न पाने के बावजूद मैंने उस टक्कर के इम्पैक्ट का इस्तेमाल किया और उससे सुरक्षित दूरी बना ली।
रातमैन ने मेरी किक तो झेल ली और उसका शरीर टस से मस नहीं हुआ, लेकिन उसे एक बहुत ही गहरा और तेज दर्द महसूस हुआ। ये इंसान अब तक के उसके सभी विरोधियों में सबसे ज्यादा ताकतवर था। उसे हर हाल में खत्म करना जरूरी था। वो रत्नान अब अपने चारों पैरों पर आ गया और मुझे बेहद खतरनाक और शातिर नजरों से घूरने लगा। मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक उस राठमैन के शरीर के अंदर से एक अजीब सी आवाज निकलने लगी। मेरे हाथ में क्यान-फो की हैचेट थी और तभी अचानक वो डीएक्टिवेट हो गई। युद्ध ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। ये होमरा कोई साधारण दुश्मन नहीं था, और सच में अगले ही पल उस होमरा की छोटी छोटी आंखें एक तीव्र लाल रोशनी से दहक उठीं। उसके चारों तरफ गहरे लाल रंग का एक डोमेन प्रकट हुआ और बिजली की रफ्तार से फैलने लगा। मुझे डॉज करने का मौका भी नहीं मिला। वो डोमेन पलक झपकते मुझे पूरी तरह घेर चुका था। जब वो लाल रोशनी धीरे धीरे छटी तो मैंने आंखें खोली और एक अजीब सा नज़ारा देखा। ये एक इल्यूजरी डायमेंशन है। लगता है मैं एक बार फिर किसी साइकिक टाइप पावर से टकरा गया हूँ। इस किस्म की पावर को रोकना सच में नामुमकिन होता है। इस वक्त मैं एक बिल्कुल साधारण अपार्टमेंट के कमरे में खड़ा हूँ। मेरी भुआएं तन गईं और मैंने अपनी कियान फो हैचेट से पास की दीवार पर पूरी ताकत से वार किया। कियान फो की धार उस दीवार से टकराई, मगर हैरानी की बात, एक भी निशान नहीं पड़ा। तो यही है इस मिनी बॉस का इल्यूजन टैलेंट। ब्रीजर ऑफ इल्यूजन एपिक मोमेंट में ब्रीजर वही है जो झूठ को मिटा सकता है। थियरी में ये काम करना चाहिए जब तक कि यह जगह कोई इल्यूजन नहीं है। मैंने कमरे का जायजा लिया। ये जगह बुरी तरह बिखरी पड़ी थी, कपड़े, सामान, सब कुछ बेतरतीब ढंग से ढेर लगाया हुआ। ये किसी ऑलिव के कमरे जैसा ही दिखता है। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और तभी एक मोटा मैला कुचैला सा आदमी नजर आया। वो अपने कंप्यूटर पर लड़कियों से चैट कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना वेबकैम ऑन किया, दूसरी तरफ की लड़की चीख उठी, तू इतना बदसूरत है, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुझे सामने आने की, दफा हो जा। फिर वो बोली, ये तो साफ है, कोई भी गेमर हैंडसम नहीं होता। उसी पल वो मोटा आदमी सोचने लगा, तो इस दुनिया में सिर्फ खूबसूरत लोगों को जीने का हक है और मुझ जैसे लोग सिर्फ नालियों में सड़ने के लायक हैं। बस यह ख्याल मन में आया ही था कि उस मोटे आदमी का जिस्म फूलने लगा। उसके ऊपर रैर सट की खाल उगने लगी। उसका चेहरा, जो पहले सपाट था, एक नुकीले थूथन में तब्दील होने लगा। उसके ऊपरी जबड़े के नुकीले दांत धीरे धीरे बाहर निकलने लगे और एक पल में वो उसी एंशिएंट मास्टर की शक्ल ले चुका था जो मैंने अभी बाहर देखी थी। अब समझ में आया, ये उस रैटमैन की म्यूटेशन से पहले की मेमोरी से बनाई गई एक स्पेस है। कोई हैरानी नहीं कि किंजू फेस की टेक्निक इस एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकती। वो मुझ पर चिल्लाया, क्या सिर्फ तुम जैसे हैंडसम लोगों को प्यार मिलने का हक है और मैं इसके लायक नहीं? बोलो। वो मुझ तक पहुंच सकता था, लेकिन मैं उसे छू भी नहीं पा रहा था। ये सच में बहुत अजीब था। इसी बीच डोमेन के बाहर की दुनिया में मैं एक ब्रीफ कोमा में जा चुका था। वो हुमरा बाहर से बड़े उत्साह के साथ देख रहा था। मेरा जिस्म एक नमनेस की अवस्था में डूबा हुआ था। अपनी मॉन्स्ट्रस म्यूटेशन के बाद से आज तक कोई भी उसके डोमेन से नहीं निकल पाया था, चाहे कोई ऑर्डिनरी इंसान हो या कोई अवेकेंड। यही तो इस टैलेंट की असली ताकत थी। हुमरा ने मेरे जिस्म की इस बेबसी का फायदा उठाया और एक जबरदस्त अटैक किया। लेकिन तभी एक गरजती हुई आवाज, चैलजी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करो, और एक भयंकर बिजली के स्ट्राइक ने उस रैटमैन का अटैक रोक दिया। वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उसकी म्यूटेशन डैंकर टाइप थी, बिल्कुल पहले वाली जाशुआलू की तरह। इसीलिए उसे लाइटनिंग जैसी पावर से खास डर लगता था। फिर भी उसने चाव को सीरियसली नहीं लिया। आखिर उसके पास एक रैंक 3 अवेकेंड की ताकत थी। अपना अटैक रुकने के बाद हुमरा के चेहरे पर नफरत से भरा हुआ एक भाव उभरा। एक कर्कश, तीखी आवाज के साथ उसने अपना इन्वोकेशन चिल्लाया और अंधेरे से एक पूरी रैट आर्मी निकल आई। इन छोटे चूहों की आंखें नीली शीशे जैसी चमक रही थीं। उनके नुकीले दांतों से हरे रंग का धुआं उठ रहा था। ये रैटमैन के टैलेंट्स में से एक है वेनमस रैट। वो 3 से 10 तक बेहद जहरीले छोटे चूहों को इन्वोक कर सकता है। एक बार टारगेट तय होने के बाद वो चूहे खुद ब खुद हमला करते हैं। इनमें से कुछ च्याओ एन रो की पोजीशन को टारगेट करके दौड़ पड़े। च्याओ ये, निकल जाओ, शाबाश च्याओ ये। इधर उस डायमेंशन के अंदर मैं रैटमैन के अटैक से बचते हुए काउंटर अटैक का मौका ढूंढ रहा था। ये एक ग्रुप अटैक है। अब सिर्फ एक मिरेकल ही काम कर सकता है। मुझे ट्राई करना होगा। डिवाइन डिवीजन हो गया। डिवाइन डिवीजन हो गया। डिवाइन डिवीजन, अब कहाँ भागेगा तू? तू चाहे जितना तेज हो, मेरी हैचेट से तेज नहीं हो सकता। एक स्पेशल क्रिस्टल जो सिर्फ मिनी बॉसेस के पास होता है, इसी से मैं आज 3rd रैंक तक पहुंच सकता हूं। और वो पीला वाला, ये रैटमैन एसेंस ड्रॉप है। इसे एब्जॉर्ब करने पर किसी भी अवेकेंड की कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन मेरे पास प्राइमोर्डियल केओस का जिस्म है। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही अतुलनीय है। इस चीज़ को यूज़ करने से सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्योर होगी। बेहतर है ये चाओ एन रो को दे दूं।
इसे यूज करने के लिए सीधे स्किन पर लगाना काफी है। सुनहरी रोशनी में चमकती उस एसेंस को देखकर चाओ एंड रो की आंखों में एक उत्सुकता जाग उठी। उसने वही किया जो मैंने कहा था। उसने वो एसेंस ड्रॉप अपनी फोरआर्म पर गिरा दी। जैसे ही वो एसेंस शाओ एंड रो की स्किन से कांटेक्ट में आई, वो तुरंत अंदर समा गई। अचानक शाओ एंड राव के जिस्म से एक तेज तपन की लहर उठी। वो बोली, चाओ जी, ये एसेंस बहुत अजीब है। मुझे लग रहा है जैसे मेरा खून उबल रहा है। चाओ एंड रो ने एक चाम के साथ कहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। उस पल उसे लग रहा था जैसे कोई आग उसके अंदर से जल रही हो। चियाओ ने एक छोटी सी चीख निकाली और उस अतिरिक्त एसेंस को अब्जॉर्ब करने के लिए अपना कॉम्बैट स्पिरिट इन्वोक किया। कॉम्बैट स्पिरिट की एब्जॉर्प्शन की वजह से वो जल्दी ही नॉर्मल हो गई। उस एसेंस ड्रॉप से प्यूरिफाई होने के बाद हंड्रू की कॉन्स्टिट्यूशन सीधे एक हायर लेवल पर पहुंच गई थी। इसके अलावा उसका जिस्म पहले से ही ड्रैगन स्केल से सुरक्षित था। अब अर्ली लेवल 3 मॉन्स्टर्स उसके लिए लगभग कोई खतरा नहीं थे। राठ मैन के जिस्म में जो रोशनी थी, वही सबसे अहम चीज थी। यही वो असली वजह थी जिसके लिए मैं यहाँ इस छोटे लेपर्ड की तलाश में दौड़ा चला आया था। मैंने वो चमकती हुई रोशनी अपने हाथ में ली और उसे एब्जॉर्ब करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मेरे जहन में एक अजीब मैजिकल फॉर्मूला प्रकट हुआ। मैंने उस फॉर्मूला को फॉलो किया और उसे रिसाइट किया। बहुत जल्द रैटमैन के डोमेन जैसा एक डोमेन मेरे चारों तरफ भी बनने लगा। लेकिन मेरा डोमेन थोड़ा अलग था। राटमान का डोमेन उसके रेसेंटमेंट और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से जन्मा था। लेकिन जब मैंने इस टाइप के डोमेन को यूज करने का तरीका समझ लिया, तो मेरा डोमेन एक भयंकर विनाशकारी शक्ति से भरपूर डोमेन बन गया। डोमेन ऑफ डिवाइन मैसेकर। जो भी इस डोमेन में कदम रखता है, वो तुरंत चारों तरफ से उठने वाले सोल वर्ल्डविंड से घिर जाता है और पल भर में तबाह हो जाता है। और इससे भी बड़ी बात, ये डोमेन जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स मैं मारता हूं, उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। मेरे बगल में खड़ी चौहानों ने भी इस डोमेन को फील किया, और उसके बाद वो भी, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन अभी अभी अपग्रेड हुई थी, उसका जिस्म भी अनायास ही कांपने लगा। चाओ एंड रो ने जोर से पूछा, चाओ जी, यह क्या है? ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? ये पहली बार था जब उसने किसी चीज को इतना ऑपरेसिव फील किया था। मैंने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यह मेरा सीक्रेट वेपन है। रात होने पर बताऊंगा। बाहर उसी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। देखते देखते पूरी जमीन पानी से ढक गई। बारिश की आवाज में गोलियों की तड़तड़ाहट और इंसानों की चीखें घुल गई थीं। हॉस्पिटल के मुख्य दरवाजे से बाहर झांकने पर थोड़ी दूरी पर एक स्क्वाड अजीब मॉन्स्टर्स की एक पूरी आर्मी से जूझ रहा था, हाथों में राइफल्स और हथियार लिए। ये मॉन्स्टर्स अब तक के मेरे मुकाबले किए गए मॉन्स्टर्स से थोड़े अलग थे। इनकी बनावट एक बास्केटबॉल की तरह गोल थी, लेकिन जो चीज इन्हें खास बनाती थी, वो था उनका नीला चमकता हुआ ऑरा। दूर एक इंसान इन्हीं मॉन्स्टर्स में से एक की गिरफ्त में आ गया। उसका जिस्म पल भर में नरम पड़ गया और उस क्रीचर ने उसे कच्चा ही निगल लिया। चीखने का वक्त भी नहीं मिला उसे। मैं इन्हें पहचानता हूँ। ये गोजिलिंग है। ये गोजिलिंग्स शुद्ध रिसेंटमेंट के ढेर हैं। इनकी एनर्जी अलग अलग क्रीचर्स से जुड़ जाती है और अपोकलिप्स शुरू होने के बाद यही क्रीचर्स म्यूटेट कर जाती हैं। ये वही प्रिंसिपल है जैसे चियालानो ने जोकिंग को खाया और फिर म्यूटेट हुई। फर्क सिर्फ ये था कि इन्हें किसी शक्तिशाली इविल एंटिटी के रिसेंटमेंट को जबरदस्ती एब्जॉर्ब करने पर मजबूर किया गया था, जिसने इनकी म्यूटेशन को ट्रिगर किया। ये लिंग बेहद बड़ी तादाद में थे और इनका कॉम्बैट मेथड भी अजीब था। एक जरा सा स्पर्श काफी था और तुम्हारी सारी एनर्जी, वाइटैलिटी और ताकत खींच ली जाती। जो एनर्जी ये सोखते थे वो सीधे उनकी मेन एंटिटी को ट्रांसफर होती थी। तो अगर इन्हें पूरी तरह खत्म करना हो तो एक ही रास्ता है, मेन एंटिटी को ढूंढो और उसे जड़ से मिटाओ। भागती हुई भीड़ में से एक आकर्षक सी महिला मेरी तरफ चिल्लाई, आप वहां हमारी मदद करो। हमारी गिल्ड, गिल्ड डोंगियैंड, आपको भरपूर इनाम देगी। मैंने सुना, लेकिन बीच में पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। जब उसने देखा कि मैं हिल भी नहीं रहा, तो उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। वो बोली, ठीक है, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं इन मॉन्स्टर्स को तुम्हारी तरफ खींच लाती हूँ। देखती हूँ कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो। सब हॉस्पिटल की तरफ पीछे हटो। और बेशक थोड़ी देर बाद अजाइल गूल की एक पूरी आर्मी भी हमारे पीछे आ गई। अगर मैंने अभी दखल नहीं दिया, तो जब ये गूल्स हमें घेर लेंगी, तब बहुत देर हो जाएगी। मेरी आंखों में एक शरारती चमक उभरी। अच्छा, तो ये गेम खेलना है? मुझे केंद्र मानकर डोमेन ऑफ द मैसेकर गॉड धीरे धीरे फैलने लगा और उस दूसरी टीम की पोजीशन को अपनी चपेट में लिया। मैंने कहा, तुम चाहते थे कि मैं दखल दूं, है ना? लो, ये रही मेरी दखल। मुझे एक्शन में देखकर टीम के मेंबर्स खुशी से उछल पड़े। उनमें से सबसे तेज वो उस आकर्षक महिला से भी आगे निकलकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। लेकिन पास पहुंचने से पहले ही वो अचानक एक भयावह डोमेन में फंस गया। उसकी आंखें दहशत से फट गईं।
उसने मेरी तरफ देखा, उसकी नज़रें रहम मानी थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो नज़ारा एक साथ डरावना भी था और अजीब भी। वो आकर्षक महिला डर के मारे चिल्लाई, आगे मत बढ़ो, हॉस्पिटल की तरफ कुछ गड़बड़ है। हॉस्पिटल की ओर दौड़ते टीम मेंबर्स एकदम रुक गए। जो सबसे आगे भागा था उसका हश्र उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। अब कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता। आगे हॉस्पिटल में ट्रैप और पीछे मॉन्स्टर्स उनके पीछे पड़े हुए। ये टीम अचानक बेहद नाजुक सिचुएशन में फंस गई थी। बॉस बचाओ, क्या करें? मैं मरना नहीं चाहता। बड़े भाई, मुझे पता है मैंने गलती की, प्लीज़ हम सब इंसान हैं, रहम करो, हमें माफ़ कर दो। हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, अगर तुम हमें बचाओगे सब तुम्हारे हो जाएंगे। मॉन्स्टर से खाए जाने से बेहतर है कि तुम रख लो। बड़े भाई, बड़े भाई, हम बच गए, शुक्रिया बड़े भाई, शुक्रिया। मेरे दखल देने का एक मकसद था, झंझट से छुटकारा, और दूसरा स्पिरिचुअल एनर्जी। सब कुछ यही है, यही है। वाकई काफ़ी कुछ है। इतना स्पिरिचुअल गोल्ड है तुम्हारे पास और तुम इसे यूज़ नहीं कर रहे। हम इसे बड़े मौक़ों के लिए रखते हैं। ये तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को देना था और तुमने हमारी नक के नीचे से सब उड़ा लिया। ऑर्गेनाइजेशन को देना था? तुम्हारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है? बस कुछ ही दिनों में लोगों ने पहले से ही एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर ली। बिल्कुल, मैं गिल्डोंगियन का हिस्सा हूँ, मेरा नाम यूओयू है। तुम्हें पता है तुम्हारा पीछा क्या कर रहा था? हाँ, बिल्कुल पता है। ये लिविंग गिलिंग्स थे। एक बार पकड़ लिया तो मौत तय है। लेकिन तुमने इन्हें कहाँ पाया? हमारे हथियार अब काम नहीं कर रहे। मत कहो कि तुम इनके असली बॉडी को ढूंढना चाहते हो। लिविंग गिलिंग्स का नाम सुनते ही कोई भी भाग खड़ा होता है, और तुम खुद पूछ रहे हो कि इनका ओरिजिनल लेयर कहाँ है। हाँ, यही चाहता हूँ। लो, यह स्पिरिचुअल क्रिस्टल। अगर तुम मुझे गाइड करके मेन बॉडी तक पहुंचाओ तो ये तुम हमारी ही चीज़ें हमें गाइड फी के तौर पर दे रहे हो। इतना धृष्ट इंसान मैंने कभी नहीं देखा। हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ गाइड करेंगे। किसी और चीज़ की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अगर खाली हाथ लौटे तो सज़ा तय है। स्पिरिचुअल गोल्ड ले लो और भागो, इसमें खोने को कुछ नहीं। मुझे डर नहीं कि तुम भागोगे, लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो उसी पल मार दूंगा। अब रास्ता दिखाओ। कितनी ज़बरदस्त सिल्वर एनर्जी है। अंदर रास्ता पूरा लिविंग गिलिंग से भरा है। क्या तुम इन्हें हटा सकते हो? अभी की उस चेज का ट्रॉमा अभी गया नहीं। ये एक सेकंड का काम है। उस कॉफिन के अंदर के ब्लड फिलामेंट साधारण नहीं थे। अपना ख्याल रखना। एक आवाज़ गूंजी, इंसान, तुझमें इतनी हिम्मत कि मुझे चैलेंज करे? और क्यों ना करूं, तुरंत बाहर निकल। इंसान, तू मौत मांग रहा है, तूने मेरी नींद में खलल डाली, तेरा अब तो आ गया है। मैंने उसे अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोक दिया। तू मौत ढूंढ रहा है, एक थर्ड लेवल अवेकेंड ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तेरी रफ्तार बुरी नहीं। तू कोई ऑर्डिनरी अवेकेंड नहीं है। उसकी आवाज़ में एक ठंडापन आ गया। हरजाने के तौर पर तू मेरा खाना बनेगा, मेरी नींद तोड़ना और इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करना। मैंने बेपरवाही से कहा, ये सब तूने खुद पे थोड़ा। गिलिंग गोंग ने जैसे कोई बड़ा फैसला किया हो। उसके मुंह से बादल उगलने शुरू हो गए। एक काली धुंध ने पलक झपकते उसके सामने का पूरा इलाका ढक लिया। मैं तुरंत पीछे हट गया। वो काली धुंध बेहद करोजिव थी। गिलिंग वॉन्ग के सामने की समतल जमीन पूरी तरह उस काली धुंध में खा गई। थोड़ी देर बाद वहां 3 से 4 मीटर का एक गड्ढा रह गया। उस काली धुंध के बीच जिलिंग वांग खड़ा था। उसकी चमड़ी उस धुंध को एक्टिवली अब्जॉर्ब करने लगी, और फिर गिलिंग गुआम का जिस्म लाल रोशनी से दहकने लगा और फूलता चला गया। उसका ऑरा तेज से बढ़ता गया। गिलिंग गुआंग बर्जर्क मोड में जा रहा था, जो ओरिजिनली एक अवेकेंट था, फोर्थ लेवल। फर्स्ट स्टेज से एकदम छलांग लगाकर फोर्थ लेवल के शिखर पर पहुंच गया। ठीक उसी पल जिलिंगवांग बिजली की तरह मेरे सामने आ गया। एक विशाल टेंटिकल सीधे मुझ पर गिरा। मैं तुरंत दाईं तरफ डॉज करके आया था, फिर भी जहां खड़ा था वो जमीन चारों तरफ से दरक गई। विशाल पत्थर के टुकड़े हर दिशा में उड़े। उसके अटैक के चूकने के उस एक पल का फायदा उठाते हुए मैंने पलटकर अपनी हैचेट से वार किया। काइटियानो की धारदार ब्लेड सीधे गिलिंगवांग के टेंटिकल पर गिरी। एक मेटालिक इम्पैक्ट की गूंज उठी, जैसे शुद्ध स्टील पर हथौड़ा मारा हो। उस हैचेट के वार का कोई असर नहीं हुआ। उसके ऊपरी डिफेंस पर एक खरोंच भी नहीं आई। उल्टा उस जबरदस्त इम्पैक्ट के झटके ने मेरे हाथ शून्य कर दिए और मैं कई कदम पीछे धकेला गया। मैंने सांस लेने का भी मौका नहीं पाया था कि गिलिंग के दूसरे टेंटिकल ने आसमान से ठंडी हवा उड़ाते हुए मुझ पर हमला कर दिया। इस बार भी मैं सही वक्त पर डॉज नहीं कर पाया। इश्मान किंजू की दोनों धाराएं मेरी रक्षा के लिए प्रकट हुईं और मेरे आगे एक विशाल प्रोटेक्टिव बैरियर बनी। वो भयंकर इम्पैक्ट की आवाज़ पूरे आसमान में गूंज गई। उस वार ने मुझे दूर तक उड़ा दिया। मैं उठा, 2 गहरी सांसें लीं और खुद को संभाला। मेरी नसों में खून उबल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस तरह की लड़ाई ही मेरे अंदर सोई हुई पैंगुल इमेज को पूरी तरह जगा सकती है। मैंने किंजू क्विट को कायन फो हैचेट में मैच किया और उस पर डोमेन ऑफ द गॉड किलर भी चढ़ा दिया। एक पल में एच काई टियान फो का रूप बदल गया।
उसमें से एक भयावह मर्डरस और फूट पड़ी। वो खून जैसे लाल रंग की रोशनी दहक उठी। उसका रूप देखकर ही रूह कांप जाती थी। ये सब होते होते गिलिंग के किंग ने अगला हमला बोला। पिछले से भी मोटा और ताकतवर टेंटिकल एक तूफानी हवा उड़ाते हुए सीधे मुझ पे आ गिरा। मैंने दाईं तरफ छलांग लगाई और हवा में पलट गया। हैचेट थामे मेरा जिस्म एक तेजी से घूमती तोप की तरह बन गया। काइनफो की स्कारलेट रोशनी ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया। काइटियान पिड़ी। हैचेट काइटियान फो ने बेरहमी से गिलिंगवांग के टेंटिकल को चीर दिया। वो वार उसके जिस्म से होता हुआ गुजरा और उसका टेंटिकल काट दिया। उसके घाव से काला खून फव्वारे की तरह उड़ा। पहली बार गिलिंग किंग ने दर्द फील किया। उसने एक और टेंटिकल से हमला किया। मैं पीछे नहीं हटा। हैचेट के वार पर वार, सीधी टक्कर। पार्क में एक के बाद एक इम्पैक्ट्स की गड़गड़ाहट गूंजती रही। 3 मिनट से भी कम में गिलिंग किंग का जिस्म घावों से भर गया था। शेंजी डोमेन ऑफ द गॉड किलर की खासियत की वजह से गिलिंग किंग का जिस्म रिजनरेट भी नहीं हो पा रहा था। उसका खून बहता रहा। उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती गई। लड़ाई पूरे 5 मिनट चली। गिलिंग किंग की फॉरबिडन टेक्निक के टेंटिकल्स एक एक करके काट दिए गए। ज्यादातर तो सिर्फ ठूंठ रह गए थे। उस वक्त गिलिंग किंग पूरी तरह डोमिनेटेड हो चुका था। गिलिंग किंग ने नफरत भरी नजरों से मुझे देखा। उसके मुंह से गाढ़ा काल धुआं निकला और उसका जिस्म तेजी से सिकुड़ने लगा। वो उस धुएं की आड़ में भागने की कोशिश कर रहा था। भागना चाहता है? मैंने गिलिंग किंग की पोजीशन लॉक कर दी। पल भर में मैं उसके सामने था। हैचेट ऊपर उठी और पूरी ताकत से नीचे गिरी। गिलिंग किंग का जिस्म पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।